आज का टॉपिक है डार्क रूम। बेटा सबको दिखाई दे रहा है? आप सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डार्क रूम। जैसा कि अभी तक हमने, जैसे मान लो अभी तक हमने फिल्म की बात की, कैसेट्स की बात की, इंटेंसिफाई स्क्रीन की बात की, रेडिएशन की बात की, तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रूम। डार्क रूम हमारे रेडियोलॉजी का बेस है, ठीक है। मतलब डार्क रूम हमारे जो रेडियोलॉजी जो डायग्नोसिस होती है, रेडियोलॉजी का बेस है, क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ पे हमें सारी प्रोसेसिंग करने को मिलती है, ठीक है। तो आज हम डार्क रूम के बारे में पढ़ेंगे। तो डार्क रूम क्या है? इनक्लोज एरिया या चैम्बर वेंटिलेटेड बाय सेफ लाइट बट अदरवाइज इंटरनेशनली लाइट प्रूफ रूम वेयर फिल्म आर हैंडल एंड प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा डार्क रूम होता है वो एक इनक्लोज एरिया होगा, नहीं तो एक चैम्बर होगा जिसमें सेफ लाइट का यूज होगा, और ठीक है, और जहां पर हम क्या करते हैं, फिल्म को हैंडल करते हैं और प्रोसेस करते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हाँ, पहले हम क्या क्या करते थे, स्टूडियो में फोटोज लेने जाते थे ना, फोटो खिंचवाते थे, फिर हम वहां से फोटो लेने जाते थे। तो जैसे ही हम स्टूडियो जाते थे फोटो के लिए, तो वो हमारी फोटो खींचता था और हमें बोलता था कि 1-2 दिन में आके ले जाना। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो इमेज, जो रील पे जो इमेज पड़ी है, वो अपने रूम, अपने डार्क एरिया में ले जाकर उसको क्लीन करता था और हमें पिक्चर्स फिर बाद में मिलती थी। तो सेम टू सेम वही चीज हमारे फिल्म के साथ, एक्सरे फिल्म के साथ भी सेम टू सेम है। एक्सरे फिल्म पे जो इमेजेस आती है वो एकदम तुरंत नहीं आती, उसका जो प्रोसेस होता है वो डार्क रूम में किया जाता है, तभी हमें प्रॉपर फिल्म दिखाई देती है। बेटा समझ में आया कुछ? बेटा समझ में आया? समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? अब बात करते हैं लेआउट डार्क रूम। मतलब डार्क रूम हम कैसे तैयार करें, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। अगर किसी, ये मान लो कि अगर कभी भी डार्क रूम को बनाना हो तो हमें कैसे कैसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें है, रूम शुड बी सेट असाइड एज ए परमानेंट डार्क रूम। जो भी रूम होगा वो एक परमानेंट डार्क रूम के तौर पे एक सेट होगा, एटली विथ फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन स्क्वायर 10 स्क्वायर मीटर। और जो डार्क रूम का जो फ्लोर एरिया होगा वो 10 स्क्वायर मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। तो कम से कम वो 10 स्क्वायर का तो होना ही चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, रूम मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड कंप्लीटली लाइट प्रूफ। और जो रूम हम लेंगे डार्क रूम के लिए, वो उसको कंप्लीटली लाइट प्रूफ, मतलब उससे कोई भी लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, तो लाइट प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी डैम्प या सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीमिट और टेम्परेचर में। और जो डार्क रूम है वो, मतलब वो डैम्प नहीं होना चाहिए और ना ही मतलब ज्यादा टेम्परेचर उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल आउटलेट शुड बी प्रोवाइडेड। और डार्क रूम में वाटर और इलेक्ट्रिक आउटपुट प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट स्पेस टू अकोमोडेट ए ड्राई बीच। और साथ साथ ड्राई बीच के लिए एक प्रॉपर एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ए वेट बेंच या ए और उसके साथ साथ एक वेट बेंच भी होना चाहिए और सिंक भी होना चाहिए। मतलब रूम के अंदर सिंक, वेट बेंच और साथ साथ ड्राई बेंच भी होना चाहिए। मतलब जो सिंक है, सिंक का तो जानते हो ड्रेन आउट के लिए, वेट बेंच का जो हम फिल्म फॉर्म करते हैं वो वेट एरिया में करते हैं, उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं। तो इसलिए हमें ड्राई बेंच और वेट बेंच की जरूरत पड़ेगी और सिंक की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, टू लार्ज रूम इज अंडर डिजाइबल एज स्मॉल रूम। और उसके साथ साथ एक लार्ज रूम भी होना चाहिए, जो कैसे किसके साथ होना चाहिए, स्मॉल रूम के साथ भी होना चाहिए। शुड बी नियर द एक्सरे एग्जामिनेशन एरिया। और जो डार्क रूम है वो एक्सरे एग्जामिनेशन एरिया के पास होना चाहिए। शुड बी वेल वेंटिलेटेड। और साथ साथ जो हमने डार्क रूम को फॉर्म किया है, उसका जो लेआउट बनाया, तो उसमें वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि घुटन हो या पर्सन को वहाँ दिक्कत सांस लेने, तो वहाँ वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है,
वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और जो डार्क रूम की जो वॉल बनेगी वो कंक्रीट की बनेगी और उसकी जो थिकनेस होगी अराउंड 50 सेंटीमीटर थिक की होगी, एंड हैव लीड बॉक्स इनसाइड टू स्टोर बॉक्सेस ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म करंटली इन, और साथ साथ वहां पे एक लीड बॉक्स भी होगी जहां पे हम क्या करेंगे अनएक्सपोज्ड फिल्म को वहां पे रख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल एंड रूफ शुड बी पेंटेड बाय व्हाइट एंड क्रीम एनामल, और जो वहाँ की वॉल होगी या रूफ होगी उसको हम व्हाइट या क्रीम कलर से, क्रीम या व्हाइट कलर के जो एनामल्स होते हैं उनसे हम मतलब पेंट करवाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें मिलेगी, मतलब सेफ लाइट की गुड रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो हमें इजिली प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स-रे रोटेटिंग वार्निंग लाइट इन हॉलो स्विच ऑन सिग्नलिंग द नेक्स्ट एक्सरे मशीन इज ऑपरेट, और वहां पे एक्सरे रोटेटिंग वार्निंग लाइट भी होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए स्विच ऑन होनी चाहिए, जो ये बता सके कि मशीन इज ऑपरेट, की एक्सरे मशीन जो क्या है वो ऑपरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे डार्क रूम की लेआउट है। बेटा समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? अब बात करेंगे लोकेशन। ठीक है, कि डार्क रूम की लोकेशन कहाँ होगी, तो लोकेशन सेंट्री लोकेट, जो डार्क रूम होगा वो सेंटर में होगा। तो जैसा कि इस स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है ना कि इस स्लाइड में ग्रीन कलर का एरिया है, ये देखो जैसे ये हमारा क्या है उसका लोकेशन है। तो डार्क रूम क्या है वो सेंट्रल में होगा, उसकी साइड में मतलब एक तरीके बोल दो कि इस साइड में क्या 4 एक्सरे रूम हमने डिसाइड कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ और जो डार्क रूम है वो उसके मिड में प्रेजेंट है जहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेसर भी है, कैसेट हैच भी है, व्यूइंग एरिया, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन में सेंट्रल लोकेटेड जो डार्क रूम होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, सर्विस बाय हैचेस फ्रॉम एडजेसेंट इमेज रूम, और सर्विस किसके थ्रू होगी, हैचेस होगी जो उसके साथ उस इमेजिंग ग्रुप के साथ अटैच होंगे। अवे फ्रॉम डैम्प या हॉट एरिया, जो डार्क रूम होगा उसे डैम्प दम मतलब जहाँ पे रोशनी नहीं आए और जहाँ आपका एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो उस एरिया से दूर रखना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिबल इन टर्म ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, और जो डार्क रूम है वहां पे पावर और इलेक्ट्रिक सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट होनी चाहिए। एडजॉइंग व्यूइंग रूम, और साथ साथ एडजॉइंग व्यूइंग रूम भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये उनकी लोकेशन है। अब बात करते हैं साइज। ठीक है, डार्क रूम का साइज कितना होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फ्लोर का एरिया होना चाहिए तो कम से कम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होनी चाहिए। और जो सीलिंग जो रूफ की हाइट है या सीलिंग हाइट है वो कम से कम 2.5 मीटर से 3 मीटर की ऊंचाई का होना चाहिए। तो ये कह लीजिए फ्लोर है वो 10 स्क्वायर मीटर से छोटा नहीं होनी चाहिए, और जो हाइट है रूफ की वो अराउंड टू मतलब 2.5 से 2.5 से 3 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, साइज में बी रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट नीड। हाँ, ये है कि जो हमारे डार्क रूम का जो साइज है वो भी मतलब हम कम कर सकते हैं डिपार्टमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। हम डार्क रूम का जो साइज है उसे कम कर सकते हैं। मतलब ये कह लो काम पे वर्किंग पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितना वर्क होना है, तो हम डार्क रूम का जो एरिया है वो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लाइट प्रूफ की। ठीक है, जैसा कि पहले बताया कि जो हमारा डार्क रूम होगा वो लाइट प्रूफ होगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रिक्वेस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग रूम इज द एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सटर्नल व्हाइट लाइन व्हेन रेडियोग्राफ आर प्रोसीड। जब भी रेडियोग्राफ को प्रोसीड किया जाएगा तो क्या होगा, इस वहां पे व्हाइट लाइट को प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट है फोटो सेंसिटिव क्रिस्टल इन फिल्म इमल्शन आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू विजुअल लाइट। जो फिल्म पे जो इमल्शन फोटो सेंसिटिव जो फिल्म होती है उसमें जो इमल्शन होता है वो विजुअल लाइट के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड एनी लाइट लीकिंग अराउंड द डोर या विंडो में फॉग एंड रूम द फिल्म। अगर उसमें कोई भी लाइट की लीकिंग हो जाए या विंडो से हो जाए या डोर से अगर लाइट लीक कर जाए तो फॉग
फिल्म पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें इमेज दिखाई देगी वो ब्लर दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है डोर दैट कैन बी लॉक्ड टू अवॉइड एक्सीडेंटल एक्सपोजर ऑफ फिल्म टू वाइट लाइट। जो जिस डोर को बंद कर दिया गया है वो अवॉइड मतलब एक्सीडेंटल एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए रखा गया, ताकि फिल्म मतलब व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में फिल्म जो एक्सपोज होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डोर कैन बी लॉक मतलब उसको लॉक करके रखना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंटल केसेस ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव ए लाइट आउटसाइड द डोर इंडिकेटिंग दैट डार्क रूम इज इन यूज। अल्टरनेटिव लाइट आउटसाइड मतलब क्या नहीं, डोर के बाहर जो अल्टरनेटिव जो लाइट आउटसाइड प्रेजेंट है वो इंडिकेट करेगी कि डार्क रूम में काम मतलब डार्क जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब काम होता है ना तो बाहर रेड रेड लाइट जलती है, उसी तरह जब डार्क रूम में जब काम होगा तो डार्क रूम के बाहर वाले डोर पे भी क्या होगी, अल्टरनेटिव लाइट क्या करेगी, प्रोसीड करेगी, जो ये शो करेगा कि डार्क रूम में वर्क हो रहा है, ठीक है। When the white light in the dark room is switched, जब डार्क रूम के अंदर प्रेजेंट व्हाइट लाइट बंद हो जाएगी, इंडिकेटेड लाइट आउटसाइड ऑटोमेटिकली गोन ऑन। और जैसे ही डार्क रूम में काम खत्म हो जाएगा या व्हाइट लाइट का यूज खत्म हो जाएगा तो बाहर की तरफ जो ऑटोमेटिक जो लाइट जल रही थी वो अपने आप चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ऑपरेशन थिएटर में होते ना रेड, जब तक काम चलता है ऑपरेशन होता है रेड रेड लाइट होती है, जैसे ऑपरेशन खत्म नॉर्मल हो जाता है उसके डार्क में, जब डार्क में काम चल रहा होगा तो बाहर लाइट शो होगी और जैसे लाइट जैसे डार्क में काम खत्म हो जाएगा लाइट जलना बंद हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों? सारे सो गए क्या? अब नेक्स्ट रेडिएशन प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने कल रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था ना, तो अब यहाँ पे भी हम रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, वॉल एडजेसेंट टू रेडियोग्राफिक रूम शुड बी शील्ड विद करेक्ट थिकनेस ऑफ लेड ऑल द वे टू द सीलिंग। मतलब कहने का मतलब है कि वॉल रेडिएशन की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा रेडियोग्राफिक रूम होगा उसको हम मतलब उसको शेडिंग के थ्रू, लेड के शेडिंग के थ्रू क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डार्क रूम स्टाफ एंड फिल्म मटेरियल अलग। और साथ साथ इसमें हमारे डार्क रूम के स्टाफ के लिए भी रेडिएशन प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाएगा और साथ साथ फिल्म मटेरियल को भी ध्यान में रखा जाएगा। जो लाइट हम यूज करेंगे वॉल की या शील्डिंग के लिए, जो लाइट हम यूज करेंगे वो कम से कम 1.5 mm के बराबर का होना चाहिए। ये कह लो कि इसकी जो मोटाई हो वो 1.5 mm के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोर्स की, ठीक है। फ्लोर्स में क्या है, फ्लोर्स में कौन कौन सा पार्ट होगा, नॉन पोरस फ्लोरिंग होगी, नॉन स्लिप फ्लोरिंग होगी, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्टेन प्रूफ होना चाहिए, ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन होना चाहिए, लाइट कलर्ड होना चाहिए जैसे लो लाइट वर्किंग कंडीशन हो, ठीक है। एस्फेल्ट टाइल्स होनी चाहिए, पोर्सिलेन टाइल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, क्ले टाइल्स होनी चाहिए, प्लास्टिक टाइल्स में भी यूज इन ड्राई डार्क रूम। तो इसका मतलब कहना है कि जो डार्क रूम का जो फ्लोर होगा वो वैसा वैसा होना चाहिए, जो मतलब जब डार्क रूम का हम जो फ्लोर फॉर्म करेंगे बनाएंगे तो हमारा जो फ्लोर होगा वो नॉन पोरस होना चाहिए, नॉन स्लिपी होना चाहिए, कोई फिसल ना जाए, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए कि केमिकल कोई पे असर ना हो, स्टेन प्रूफ मतलब उस पे फ्लोर पे दाग धब्बे ना लगने होने चाहिए, ठीक है। और इजली क्या है उसको या कह लो उसको इजली मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और वहां पे लाइट कलर जरूर होना चाहिए क्योंकि डार्क रूम में कलर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। साथ साथ उसकी जो टाइल्स होंगी वो एस्फेल्ट पोर्सलिन या क्ले टाइल्स वहां पे फ्लोर पे लगी होनी चाहिए। प्लास्टिक जो टाइल्स होंगी वो ड्राई रूम में या ड्राई डार्क रूम में लगी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्स या सीलिंग, मतलब उनकी डार्क रूम की दीवारों और फ्लोर की हम बात करते हैं। तो जो सीलिंग है या वॉल है डार्क रूम की कैसी होनी चाहिए, तो इसमें क्या लाइट इन कलर टू रिफ्लेक्ट मच लाइट एज पॉसिबल इनटू वर्किंग सरफेस। मतलब वर्किंग सरफेस पे जो लाइट होगी वो कम जो होगी वो क्या होगी,
वो कैसी होगी, कलर टू रिफ्लेक्ट, जो लाइट, जो कलर का लाइट हो ऐसा हो कि जो रिफ्लेक्ट कर सकता हो, ठीक है। इजी टू वाइप एंड क्लीन, और जो हमारी वॉल्यूम सीलिंग होगी वो इस तरह की बनी होगी कि उसको मतलब इजिली वाइप कर सके और साफ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कवर्ड विथ केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल, और साथ साथ जो उसकी वॉल सीलिंग होगी उसको केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल से कवर्ड किया जा सके ताकि डार्क रूम में कोई एक्सीडेंटल केसेस ना हो सके। नेक्स्ट है स्पेशल पेंट, वर्निश या कैरेमिक या प्लास्टिक वॉल हम उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेंटिलेशन एंड हीटिंग, ठीक है। जब जैसे कि अगर हम नॉर्मल अपना अपना भी घर बनाए तो हम अपने घर में भी वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं, या घर की अगर हम कोई भी रूम फॉर्म करें, कोई भी चीज बनाए तो हम वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी हिसाब से जब हम डार्क रूम को फॉर्म करते हैं या डार्क रूम का लेआउट बनाते हैं तो हम उसमें भी वेंटिलेशन और हीटिंग का बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अब हम डार्क रूम के वेंटिलेशन और हीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन फॉर द स्टाफ, मतलब जो वेंटिलेशन और हीटिंग का क्या रोल है। तो डार्क रूम में वेंटिलेशन और हीटिंग से क्या होगा, जो वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो सेटिस्फाई होंगे, वहाँ पे काम करने के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर वेंटिलेशन और हीटिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर कोई भी स्टाफ वहाँ काम करेगा तो उसे घुटन होने लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगेगी, तो डार्क रूम में फूड प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह का वहाँ पे लेआउट बनाना चाहिए कि स्टाफ को वेंटिलेशन और हीटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है गुड फिल्म हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, और वहाँ पे जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फिल्म की हैंडलिंग होगी वो भी अच्छी होगी और साथ साथ स्टोरेज कंडीशन भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है ईच एफिशिएंट ऑटोमेटिक प्रोसेसर परफॉर्म, और साथ साथ वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेसर भी परफॉर्म करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेंटेन एट अराउंड 40 to 60%, और साथ साथ वहाँ पे जो डार्क रूम की जो ह्यूमिडिटी है उसको भी मेंटेन किया जाएगा, अराउंड 40 से 60% के आसपास ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। या मेन क्या करना होना चाहिए। नेक्स्ट रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड बिटवीन 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, और डार्क रूम का जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अराउंड 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा और ना बहुत ज्यादा गर्म। नेक्स्ट है मिनिमम ऑफ 10 एयर चेंजेस पर आवर, और साथ साथ 10 एयर चेंजेस हर घंटे में 10 एयर चेंजेस कम से कम होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज कंडीशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग ए गुड एयर कंडीशनर सिस्टम, और ये सारी जो चीजें हैं हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम के से हम कर सकते हैं। तो या ये कह लो कि डार्क रूम में एयर कंडीशन का इंतजाम होना चाहिए ताकि वो उसकी ह्यूमिडिटी और उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। Next time, alternative fairly satisfactory ventilation can be achieved by using extractor fan sheeted higher than the diagonal, मतलब कहने का मतलब है उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन को अचीव कर सकते हैं बाय किसकी यूज से, एक्सट्रैक्टर फैन का यूज करके भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। अगर हम डार्क रूम फॉर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या एंट्रेंस सबसे मेन रोल है, मतलब डार्क रूम आने जाने के लिए जो रास्ता है वो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने डार्क रूम का जो एंट्रेंस है वो इस तरह की होनी चाहिए। एक सिंगल डोर सिस्टम हो सकता है, डबल डोर सिस्टम हो सकता है, मेज टाइप एंट्रेंस हो सकता है, लैब्रिंथ हो सकती है, और रोटेटिंग डोर सिस्टम डार्क रूम में हो सकता है। तो ये हमारे डार्क रूम के टाइप्स ऑफ एंट्रेंस है। तो इसमें सिंगल डोर सिस्टम, डबल डोर सिस्टम, मेज टाइप एंट्रेंस का हम ध्यान रखते हैं, और इसमें लिब्रेंट और रोटेटिंग डोर सिस्टम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये देखो हमारे ये डार्क रूम एंट्रेंस का यहाँ पे स्लाइड दिखाएगी। तो यहाँ पे हमारा रिवॉल्विंग डोर है और सिंगल डोर है। तो ये इसमें देखो जो यहाँ पे रिवॉल्विंग डोर है वो क्या है, राउंड राउंड घूमती है, ठीक है। और जो सिंगल डोर है तो जैसे नॉर्मल रूम्स में सिंगल डोर होते उस तरीके का मतलब यहाँ पे सिंगल डोर शो किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें मेज टाइप इंट्रेंस। तो यहाँ देखो मेज टाइप इंट्रेंस कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे जो मेज टाइप इंट्रेंस है ये थोड़ा सा टर्न है, लेब्रिन टाइप का। तो देखो मेज टाइप इंट्रेंस में थोड़ा सा लेब्रिन, थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो या तो मेज टाइप इंट्रेंस कह लो या लेब्रिंथ इंट्रेंस कह लो, बात एक ही है। तो इसमें इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो इंट्रेंस अगर हम हॉल में करते तो डायरेक्ट डार्क रूम सामने नहीं पड़ता और थोड़ा सा टर्न होके डार्क रूम यहाँ पे आया है, और साथ साथ डार्क रूम में एक इमरजेंसी डोर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अब बात करते हैं रोटेटिंग डोर एंट्रेंस। तो देखो रोटेटिंग डोर एंट्रेंस कैसे, वॉल है और ये डार्क रूम है। डार्क रूम में देखो जो एंट्री और एग्जिट है वो एक ही तरीके एक्सट्रीम, जैसे कि काफी मॉल्स में आपने देखा होगा रोटेटिंग डोर्स होते हैं। तो इस तरह यहाँ इस डार्क रूम में भी रोटेटिंग डोर्स देखो। नेक्स्ट है डार्क रूम इल्यूमिनेशन। इसमें क्या है, डार्क रूम इल्यूमिनेशन का मतलब है कि डार्क रूम में कैसी हम लाइट यूज करेंगे। तो डार्क रूम में व्हाइट लाइटिंग होगी और सेफ लाइटिंग का यूज किया जाएगा। तो डार्क रूम इल्यूमिनेशन में हम व्हाइट लाइटिंग और सेफ लाइटिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट लाइटिंग की, ठीक है। फॉर इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस ऑफ कैसेट एंड डिस्प्ले, जो व्हाइट लाइट का यूज किस लिए, फोटो इंस्पेक्शन के लिए किया जाएगा और कैसेट और स्क्रीन की मेंटेनेंस के लिए हम लाइटिंग का यूज करते हैं। क्लीनिंग ऑफ वर्क सरफेस होगा इसमें, ठीक है। साथ साथ सर्विसिंग ऑफ इक्विपमेंट के लिए भी होगा। साइड क्लोज टू द सीलिंग, मॉडरेट इन इंटेंसिटी, ठीक है, और प्रेफरली सेंट्रली प्लेस, और खास तौर से ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में, डार्क रूम के बीच में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं हम सेफ लाइट की। सेफ लाइट की तो इसमें क्या है, डायरेक्ट सेफ लाइटिंग, ठीक है। लाइट फ्रॉम सेफ लैम्प डायरेक्टली फॉल ऑन द वर्क सरफेस, मतलब जो लाइट होगी वो सेफ लैम्प से पे पड़ के डायरेक्ट वर्किंग सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर अपॉन 4 फीट फ्रॉम द वर्किंग सरफेस, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड 1.2 मीटर पर 4 फीट के अकॉर्डिंग होगा। बेस्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, और ये किसके लिए सबसे बेस्ट है, लोडिंग और अनलोडिंग एरिया के लिए सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट सेफ लाइटिंग की। तो डायरेक्ट द लाइट टुवर्ड द सीलिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट बैक इनटू द रूम, या ये कह लो कि जो लाइट सीलिंग की तरफ से आती है वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रूम में वापस चली जाती है। is intent to provide general illumination of dark, और ये डार्क रूम को एक जनरल illumination प्रोवाइड करता है। सस्पेंडेड एट लीस्ट 2.5 मीटर अबव फ्लोर लेयर, और फ्लोर लेयर से कम कितना दूर होना चाहिए, 2.1 मीटर के बराबर दूर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेफ लाइफ फिल्टर की। तो सेफ लाइफ फिल्टर में क्या है, शीट ऑफ जेलेटिन ड्राई टू अप्रोप्रिएट कलर एंड सैंडविच बिटवीन 2 शीट ऑफ ग्लास फॉर प्रोटेक्शन। तो सेफ लाइट फिल्टर के लिए क्या होगा, इसमें हम जेलेटिन ड्राई शीट का यूज करेंगे, जो क्या होगा 2 शीट ऑफ ग्लास फॉर प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाएगी। यूज इन कंजक्शन विद 15 वॉट लैंप के लिए हम यूज करेंगे। एक्सट्रीमली फॉर हीट एंड टेम्परेचर डिटोरेट द फिल्टर जेलेटिन, ज्यादा हीट और टेम्परेचर क्या कर सकती है, जिलेटिन फिल्टर को मतलब डिग्रेड कर सकती है। शुड बी क्लीन डायरेक्टली, और जो हम सेफ लाइट फिल्टर का यूज करेंगे उसको मतलब साफ करते रहना चाहिए। अब इसमें बात हुई है कि सेफ लाइट वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू कलर फिल्टर, जब भी व्हाइट लाइट कलर फिल्टर से पास होती है तो वेवलेंथ आर अब्सॉर्ब बाय फिल्टर, तो उस टाइम जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो व्हाइट जो वो फिल्टर के थ्रू क्या हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं। विच इज दोज वेवलेंथ व्हिच करस्पॉन्ड कलर ऑफ फिल्टर विल बी ट्रांसमिट, और फिर बाद में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं।
मेकिंग द करेंट सिलेक्शन ऑफ सेफ लाइट फिल्टर मीन्स मतलब सेफ लाइट फिल्टर सिलेक्शन जो होगा वो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मीन चूजिंग ए फिल्टर विच वी ट्रांसमिट कलर टू विच द फिल्म इज रिलेटिव अनरिस्पॉन्सिव, मतलब उस कलर को ट्रांसमिट करेगी जो फिल्म जो है उसको अनरिस्पॉन्सिव करेगा। दिस इज स्टॉपिंग ऑल लाइट टू विच फिल्म इज मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं विच कलर फिल्टर टू, कौन से कलर का फिल्टर यूज करना चाहिए। तो एक्सरे फिल्म हैव हायर सेंसिटिव टू ब्लू ग्रीन पार्ट, जो हमारा एक्सरे फिल्म होती है वो ब्लू ग्रीन जो कलर होगा उससे बहुत ज्यादा हाई सेंसिटिव होती है। ठीक है, द एक्सरे फिल्म इज लेस सेंसिटिव टू लाइट इन अपोजिट रीजन, और जो फिल्म होगी उसके अपोजिट रीजन के अकॉर्डिंग वो बहुत ही लेस सेंसिटिव होगी। ठीक है, हाउ सेफ इज सेफ लाइटिंग, कैसे जो सेफ लाइटिंग है वो सेफ है। नो सेफ लाइटिंग इज कंप्लीट सेफ, पर जो कोई भी जो सेफ लाइटिंग होती है पूरी तरह सेफ नहीं होती है। ऑल फिल्म विल बिकम सिग्निफिकेंटली फॉग, सारी जो फिल्म होगी वो कुछ ना कुछ उसमें फॉगिंग आई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोज ऑफ सेफ लाइट है लॉन्गर इनफ, क्योंकि बहुत देर से जो सेफ लाइट है वो एक्सपोज हो रही होती है। इट इज बिकॉज सेफ लाइट फिल्टर आर नॉट परफेक्ट अब्जॉर्ब, जो सेफ लाइट फिल्टर है वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। किसको नहीं कर सकता? वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से कुछ फिल्मों में क्या होती है, सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिविटी और इल्यूमिनेशन एंड फिल्म हैंडलिंग टाइम मस्ट बी की, मतलब जो इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी है और साथ साथ फिल्म की हैंडलिंग टाइम है वो उसको भी कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है सेफ लाइटिंग इल्यूमिनेशन टेस्ट। तो क्या है, प्लेस ए कॉइन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ फोटो पेपर, मतलब फोटो पेपर पे एक छोटा सा हमें क्या करना है, एक स्मॉल पीस कॉइन का रखना है। लेट इट सिट फॉर 20 मिनट, और उसको वहीं 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। डेवलप द पेपर इफ यू सी आउटलाइन ऑफ द कॉइन, अगर कॉइन के आसपास कोई आउटलाइन दिखती है इसका मतलब क्या है, सेफ लाइन इज नॉट सेफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेफ लाइन सेफ नहीं है। इफ सेफ लाइन इज नॉट सेफ यू शुड डू वन ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट द प्रॉब्लम। अगर सेफ लाइन सेफ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम बल्ब को रिप्लेस कर देंगे। द रिप्लेस द बल्ब विथ वन ऑफ लोअर वोल्टेज, तो वो लोअर वाट के बल्ब से हम उसको बदल देंगे। रेज द सेफ लाइट लैम्प हाई फॉर वर्किंग सरफेस, और सेफ लाइट लैम्प को हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। जहां भी सरफेस एरिया है वहां से, जहाँ सरफेस वर्किंग सरफेस एरिया वहां से हम हटा देंगे। और उसके साथ साथ चेक द फिल्टर में भी क्रैक की, और साथ साथ ये भी देखेंगे कहीं फिल्टर टूट तो नहीं गया, ये कहीं से हट तो नहीं गया, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब बात आता है डार्क रूम इक्विपमेंट की। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर होगा, मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, प्रोसेसिंग केमिकल्स होंगी, हैंगर फॉर सस्पेंडिंग फिल्म होगी, कैसेट होगी, फिल्म स्टोरेज हॉपर होगा, लोडिंग बेंच होगी और कपबोर्ड का यूज किया जाएगा। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमारे डार्क रूम की को दिखाया गया है। अब बात करते हैं फिल्म कैसेट्स की। तो इसमें क्या है, कैसेट इज डिजाइन टू होल्ड द, जैसे कि हमने बात की थी, कैसेट एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, फिल्म एक्चुअली फिल्म को क्या करता है, रखता है, साथ साथ में पैसिफाई भी उससे क्लोज रहती है, जैसे कि हमने फिल्म कैसेट में पढ़ लिया है। बात करते हैं ड्राई बेंच की। ड्राई बेंच इज वेयर कैसेट आर अनलोडेड एंड रिचार्ज, जो ड्राई बेंच वो एरिया होते हैं जहाँ पे कैसेट्स को अनलोड किया जाता है और रिचार्ज किया जाता है, फ्रेश फिल्म से रिचार्ज कर दिया जाता है। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर प्लास और डेवलप टू रीच द ड्राई बेंच सरफेस। टॉप ऑफ ड्राई बेंच मस्ट बी लार्जर इनफ टू अकोमोडेशन द लार्जेस्ट, जो ड्राई बेंच का जो ऊपरी हिस्सा को बहुत ज्यादा अकोमोडेट होगा लार्जेस्ट कैसेट्स के लिए, बहुत होगा। ठीक है, अब है वेट बेंच। वेट बेंच क्या है, वेट बेंच वो एरिया होता है जहाँ पे फिल्म की प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, यूजली मेथड इज यूज टू सेट ऑफ टैंक होल्डिंग डेवलपर, और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होंगी, यहाँ पे सेट टैंक होगी जो डेवलपर को होल्ड करेगी, रिंस वाटर होगा, फिक्सर होगा, लार्ज टैंकर फॉर वॉशिंग द फिल्म होगी। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे डार्क रूम ड्राई बेंच है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राई बेंच का सिस्टम एरिया है।
अब ये देखो हमारे मास्टर टैंक, कौन सा मास्टर के, दिस टैंक serve as a water jacket to hold the insert tank and is usually large enough to provide space between insert tank for rinse and washing film. अब ये insert tank है, these are remover container for the individual processing situation. जैसे कि हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये देखो ऑटोमेटिक प्रोसेसर, processing chemicals, hangers, cassettes, film bin,